अब हम लोग को सॉलिड इनटू सॉलिड पढ़ने का है। तो सॉलिड इनटू सॉलिड में एग्जांपल अलॉय होएगा, क्योंकि हम या तो दो मेटल को आपस में जोड़ सकते हैं या तो दो नॉन मेटल को आपस में जोड़ेंगे, बराबर। या ऐसा भी हो सकता है कि एक मेटल हो और दूसरा नॉन मेटल हो जिसको हम आपस में जोड़ रहे हैं। जो भी हो, इन मिक्सचर से हमें क्या मिलेगा? अलॉय मिलेगा, बराबर। बोलते हैं कि जब दो मेटल को मिक्स किया जाता है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी बेहतर हो जाती है। जैसे रस्टिंग से बचाने के लिए आजकल क्या करते हैं, दो मेटल को मिक्स कर देते हैं, या किसी मेटल को हार्ड करना है ऐसे वक्त में भी ये किया जाता है। जैसे गोल्ड, जो 100% गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो गोल्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, हार्ड बनाने के लिए, ताकि जल्दी टूटे ना, उसके लिए क्या करते हैं साइंटिस्ट लोग या जो ज्वेलरी वाले होते हैं उसमें थोड़ा सा ब्रास में मिला देते हैं, ताकि कॉपर मिला देते हैं वगैरह, है ना, ताकि उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो अच्छी हो जाए। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देख कर इसको ख़त्म कर देंगे। तो 1 बाय 1 सारी एग्जाम्पल देखते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है वही, ठीक है। तो पहली एग्जाम्पल है ड्यूरा एल्यूमिन। ड्यूरा एल्यूमिन का इस्तेमाल प्लेन में किया जाता है। ये अलॉय एक्चुअली मिक्सचर होता है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज का। इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट में करते हैं। दूसरा अलॉय आ रहा है जो उसी के नीचे लिखा है एल्यूमिनियम ब्रोंज। ब्रोंज तुमने सुना होगा, जितने भी मेडल मिलते हैं स्पोर्ट में वगैरह में, उसमें जो मेटल का या मटेरियल होता है वो ब्रोंज का बना होता है। हम लोगों को लगता है वो गोल्ड, एक्चुअली गोल्ड नहीं होता है। इसका इस्तेमाल कील वगैरह में भी करते हैं गोल्डन लुक देने के लिए। तो इसके अंदर रहता है क्या एक्चुअली, इसके अंदर एक्चुअली एल्यूमिनियम कॉपर होता है और स्मॉल अमाउंट में मैग्नीज ऐड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेड विद 10 to 20% एंटीमनी। लेड के अंदर 10 to 20% एंटीमनी मेटल मिलाते हैं, जिसकी वजह से ये एसिड रेजिस्टेंस हो जाता है। अलॉय यूज इन लीड स्टोरेज बैटरी। इसका इस्तेमाल लीड स्टोरेज बैटरी के लिए करते हैं और यूज फॉर बियरिंग और बुलेट एंड शार्पनर के लिए करते हैं। बियरिंग बोले तो वो कुछ ढक्कन टाइप के तौर पे इसका वगैरह इस्तेमाल करते हैं। सर वो बेयरिंग पता है, वो व्हील्स में लगाते हैं ना, गोल गोल सा रहता है। यस। दूसरा है बपीट मेटल। बपीट मेटल एक्चुअली ये सबसे ज़्यादा हार्ड मेटल होता है। ये टीन और कॉपर का कॉम्बिनेशन होता है और इसका इस्तेमाल मशीन बेयरिंग एज आर्टिफिशियल किया जाता है। देखो राइट में दिखाया है, मशीन बेयरिंग लपेटा हुआ है वगैरह वगैरह, मशीन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अलॉय आता है स्टेनलेस स्टील। ये तो बहुत फेमस है स्टेनलेस स्टील। बोलते हैं कि बर्तन हो तो स्टेनलेस स्टील का ही हो, क्योंकि स्टेनलेस स्टील के बर्तन बहुत ही मजबूत होते हैं, है ना। तो ये बनाते कैसे, इसमें क्रोमियम और निकल का कॉम्बिनेशन होता है। बर्तन में, प्रेशर कुकर में ये बहुत मजबूत भी होता है और जल्दी जंग भी नहीं लगता है, अच्छी क्वालिटी होती है। स्टेनलेस स्टील के बाद आता है स्पाई गैलेसी। इसके अंदर 5 to 20% मैग्नीज आयरन के साथ होता है। इसका इस्तेमाल तुमने देखा, पाइप होता है, पाइप के बीच में जो कनेक्शन जाता है ना, हम लोग को लगता है कॉपर का नल है जो उसको पाइप को 3 जगह पानी के फ्लो को जाने देता है। तो एक्चुअली ये क्या रहता है, मैग्नीज और आयरन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अलॉय इस्तेमाल किए जाते हैं। आखिरी में आता है सेकेंड लास्ट फेरोमैग्नीज। फेरोमैग्नीज के अंदर 70 to 80% मैग्नीज होता है और 30 to 20% आयरन होता है। ये इतना ज़्यादा हार्ड स्टील हो जाता है कि इसका इस्तेमाल रेल ट्रैक में, जो पटरी होती है ना, पटरी में जो तुम देखो रॉड रहती है बड़ी बड़ी जिस पर ट्रेन चलती है, ये ट्रेन के जो टायर बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैवी मशीनरी ये सब फेरोमैग्नीज से बनती है। और हम लोग को क्या लगता है कि वो आयरन रहता है, एक्चुअली वो आयरन नहीं रहता है, ये फेरोमैग्नीज रहता है, ठीक है। अब आते हैं मैग्नाइन पे। मैग्नाइन क्या होता है, ये 80% इसमें कॉपर होता है और 20% इसके अंदर 20% क्या है इसके अंदर, 80% कॉपर, 12% मैग्नीज, 4% निकल होता है। इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट होता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमलगम। अमलगम तो फिर फेमस है, डेंटिस्ट लोग का फेवरेट अलॉय है। मर्क्यूरी के साथ अदर मेटल ऐड किए जाते हैं। अदर मेटल में गोल्ड और सिल्वर इस तरह के ही मेटल होते हैं। इनको मिक्स करने पर इस तरह से दांत में जो कैविटीज आ जाती है ना, उसको छुपाने के लिए बोले सोने का पानी चढ़ा है दांत में, तो एक्चुअली ये अमलगम लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना सारी टाइप खत्म। अब हम लोग आएंगे चैप्टर के सेकेंड स्टेज पे। मतलब हम लोग ने 50% स्टेज कवर कर लिया, रिमेनिंग 50 स्टेज पे आ रहे हैं। वेपर प्रेशर पे आते हैं।
अब वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, तो हम लोग ने आई थिंक ये अपन ने क्लास 11 में भी पढ़ा है बरोबर ना, वेपर प्रेशर कुछ याद है? तो मेरे को जितना लग रहा है ये पार्ट तुम्हारे को शायद नहीं होएगा अभी। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी पढ़ाया था मैंने? नहीं सर, नहीं पढ़ाया ना, वेपर प्रेशर पढ़ाया था ना सिर्फ। तो ठीक है पढ़ लेते हैं। तो वेपर प्रेशर होता है क्या? एवरी लिक्विड पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो नीचे ही लिखा है डेफिनेशन। वोलेटिलिटी मतलब टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू स्केप इन वेपर स्टेट। किसी लिक्विड का वेपर स्टेट में बदल जाना, कितनी तेजी से वो बदल रहा है, कितना स्लो बदल रहा है, उसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तब तक कोई आया ट्यून बजी। अरमान आया। हेलो हेलो हेलो। ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग? हाँ, ये वेपर फेस के बारे में पढ़े थे। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर प्रेशर को समझना है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है। बोलते हैं कि हर एक लिक्विड में वोलेटिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। वोलेटिलिटी मतलब हर एक लिक्विड की टेंडेंसी होती है वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने की। अब ये वेपर स्टेट की जो वोलेटिलिटी की प्रॉपर्टी वो दो हिस्सों पे हम लोग ने डिवाइड किया है। या तो मेरे पास ऐसा लिक्विड होगा जो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होगा, या तो मेरे पास ऐसा लिक्विड होगा जो लेस वोलेटाइल होगा। मोस्ट वोलेटाइल का मतलब क्या है? ऐसा लिक्विड जो झट से वेपर में कन्वर्ट हो जाए। अब जाहिर बात है कोई अगर लिक्विड झट से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि हर एक पानी के मॉलिक्यूल का एक दूसरे से जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा रहेगा? इसमें वीक रहेगा। ऐसे कौन से लिक्विड हो सकते हैं जिनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है? तो वो है मॉलिक्यूल इथाइल एसीटेट, एसीटन और अल्कोहल। ये सारे ऐसे मॉलिक्यूल झट से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो अल्कोहल तो हम लोग देखे भी हैं, वो अल्कोहल का अगर तुम नीचे कहीं पे भी गिरा दो सट से वो सूख जाता है। दूसरा है स्लाइटली वोलेटाइल। स्लाइटली वोलेटाइल का मतलब क्या है? वो जो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रांग है। अब स्ट्रांग किसकी होती है? तेल की होती है। तेल देखो बाहर गिरा तो शहद, गिरा तो पानी, तो शहद सूखता नहीं है जल्दी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन मजबूत होने की वजह से वो झट से वोलेटाइल नहीं हो पाते। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। तो अब हम लोग को वोलेटाइल का मतलब समझ में आ गया, तो अब हम लोग काफ़ी हद तक समझ जाएंगे वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। एक बीकर के अंदर पानी है, पानी के अंदर बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। मैंने ऐसे सर्कल में पानी के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया है। अब जाहिर बात है चाहे टेम्परेचर दो या मत दो, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पानी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। अगर घर में फ्लोर पे भी पानी गिरा हुआ है तो वो भी देखो कुछ देर के बाद सूख जाता है, बरोबर ना? पंखे की हवा लगकर या नॉर्मली, राइट? तो ये ऐसा, तो इसका मतलब है कि नॉर्मली टेम्परेचर पे भी वेपर प्रेशर या वोलेटिलिटी प्रॉपर्टी होते रहती है। तो यहाँ पर भी कुछ वही होगा। मेरे जो सबसे पहले कौन सा पानी सूखेगा? तो जाहिर बात है सबसे पहले वो पानी सूखेगा जो सतह पर है, सरफेस पर है। तो वो पानी क्या कन्वर्ट होगा? वेपर में बदलेगा, राइट? देखो कैसे ऊपर आ रहे हैं, पानी के ड्रॉपलेट वेपर बन रहे हैं। अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कांच का बीकर लगा दिया, क्योंकि अगर ये वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चला जाएगा तो फायदा क्या फिर मेरा एक्सपेरिमेंट करने का? मुझे इस ड्रॉपलेट को रोकना है, तो मैंने एक ग्लास लगा दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ट्रैप हो जाएंगे जितने भी वेपर बनेंगे। इसी तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा, जो पानी के ड्रॉपलेट है वो वेपर में कन्वर्ट होते रहेंगे। तो सरफेस से ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में फर्क है। इवेपोरेशन मतलब वो प्रोसेस जिसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी बिना टेम्परेचर के बदलाव के कोई मॉलिक्यूल अपने आप भाप में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जब पहली बारिश गिरती है ना रोड पे, तो रोड पे से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को इवेपोरेशन बोल सकते हैं, क्योंकि अपने आप पानी भाप में बदल रहा है। अब जाहिर बात है ये प्रोसेस रुकेगा नहीं, कंटिन्यू पानी के जो कतरे हैं वो शबनम बनते जाएंगे, मतलब वेपर बनते जाएंगे, ठीक है। अब जाहिर बात है जो कतरे होते हैं, पानी के ड्रॉपलेट होते हैं, जो वेपर बन चुके हैं वो गैस फॉर्म में बदल चुके हैं। और हमें पता है गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, गैस रैंडम मोशन में घूमती है, आपस में कोलाइड करती है, डिफरेंट डायरेक्शन में घूमती रहती है, बरोबर। अब जाहिर बात है या तो वो कंटेनर से टकराएंगे, या इस बर्तन से टकराएंगे, या आपस में टकराएंगे, कोलाइड करेंगे, या तो इस लिक्विड की सरफेस से कोलाइड करेंगे, राइट। उसको बाद में देखते हैं।
पहला ये चीज कि अगर वो टकराएंगे तो टकराने पर क्या होगा, उनका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ना मतलब टेम्परेचर का घटना। अगर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, तो वो जो वेपर प्रेशर है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर से वापस किस में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में, क्योंकि कंडेंसेशन होगा ना। जब कोई दो चीज टकराएगी तो क्या होगा, दबाव पड़ेगा, दबाव से क्या कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होगा तो मतलब कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन में क्या होगा, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। अब एक रेंज ऐसी आएगी कि जितने पानी के कतरे भाप बन रहे उतने ही कतरे वापस से लिक्विड भी बनेंगे, बरोबर। तो वो स्टेज को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज बोलते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज कौन सी होती है, जहां पर जितने मेरे लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में बदले उतने ही वेपर वापस से प्रेशर लगने पर वापस से लिक्विड में भी चेंज हो गया। समझ में आया। अब वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, तो मैं आसान भाषा में बताता हूँ। किसी वेपर पे, किसी भाप पे लगने वाला प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो जारी बात ये सब वेपर है, सारे ब्लू ब्लू कलर। जब ये वेपर प्रेशर, वेपर जब इस लिक्विड के सतह से टकराते तभी भी तो उन पे प्रेशर पड़ेगा उस पानी के सरफेस का। तो जब ये ड्रॉपलेट, ये वाटर वेपर जब ये लिक्विड के सरफेस से टकराएंगे तब इन पर जो प्रेशर पड़ता है उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ में आया। ये याद रहे, कंटेनर से टकराते, आपस में टकराते, उनको वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। जब ये अपने ही लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं तब वेपर प्रेशर बोलते हैं। यहाँ पर कुछ अलग स्टाइल से डेफिनेशन लिखी है। क्या हुआ, कोई डाउट आया काइस? हेलो, आवाज आ रही है क्या? अरमान, काइस? हाँ सर, समझा नहीं समझ में आया। वेपर का मतलब वेपर पे लगने वाला प्रेशर, ठीक है। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जब ये पानी के कतरे जो भाप बन चुके हैं जिनको हम वेपर बोल रहे हैं, जब ये पानी की सतह से टकराते, सारी बात, भाप हर जगह रैंडम मोशन में घूमेगा, तो ये लिक्विड सरफेस से भी तो टकराएगा। जब लिक्विड के सरफेस से टकराए तो टकराने पे क्या, कंडेंसेशन, और वापस वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो जब ये भाप के कतरे जब लिक्विड से टकराते हैं तो ऐसे बिहेव को वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो जो इस वेपर पे लगता है ना जो प्रेशर लिक्विड की वजह से, उसे ही वेपर प्रेशर बोलते हैं। अभी समझा? सो लिक्विड से लगने वाला वेपर पे प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अंडरस्टूड? क्या आसान भाषा में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भाप पर प्रेशर लग रहा है उसे दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्लियर? इसकी डेफिनेशन यहाँ पर भी कुछ अलग तरीके से लिखी है। द प्रेशर अप्लाई बाय गैसेस। अब यहाँ पे गैस कौन है, वेपर ही तो है। तो किसी वेपर पे लगने वाला प्रेशर कब, जब जितना लिक्विड वेपर बन रहा है और उतना ही लिक्विड वापस से प्रेशर होकर वापस से वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तब होने वाली कंडीशन को वेपर प्रेशर बोलते हैं। डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई होगी। द प्रेशर अप्लाई बाय गैसेस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन इट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कौन सी कंडीशन, वो बता दिया मैंने। अब वेपर प्रेशर किस किस चीज पे निर्भर करेगा, तो वेपर प्रेशर निर्भर करेगा वोलेटिलिटी पे। क्या तुम्हारे पास जो लिक्विड है वो अच्छा वेपर प्रेशर वाला है या खराब है। मान लो अल्कोहल है तो फटफट वो उड़ेगा, पेट्रोल है तो फटफट वो एस्केप होएगा और वेपर बन जाएगा, बरोबर। तो वोलेटिलिटी मतलब तुम्हारे पास लिक्विड कौन सा है उस पर भी निर्भर करेगा। सेकंड, टेम्परेचर। ऑफ कोर्स अगर तुम किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दो तो चाहे वो तेल हो या पानी, वो सब वेपर हो जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने में तुम्हारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, राइट। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर? अब आता है फ्रैंकोइस मैरी रॉवल्ट पे। इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में आप ये पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो मान लेते हैं मेरे पास दो बीकर है, एक बीकर के अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल का मतलब तुम लोग को पता है, लिक्विड टेंडेंसी टू बिकम अ वेपर। मेरे पास दो बीकर है। अब यहाँ पे साइंटिस्ट रॉल्स ने, सर वोलेटाइल का एग्जैक्ट मतलब क्या था? वोलेटाइल का एग्जैक्ट मतलब था, यहाँ मैं दिखा देता हूँ तो ताकि याद हो जाए तुम लोग को। एवरी लिक्विड पॉजेस अ वोलेटिलिटी मतलब टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू एस्केप इन वेपर स्टेट। किसी लिक्विड का वेपर स्टेट में एस्केप होने की क्षमता। तो सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन होता है, प्योर फॉर्म चीजें ज्यादा वोलेटाइल होती है। जैसे घर में मान लो तुम्हारे घर में पानी है, पानी सरफेस पे गिरा है तो जल्दी सूख जाएगा, पर उसी जगह उस पानी में मिट्टी मिक्स है और वो सरफेस पे गिरे तो जल्दी सूखेगी नहीं। इसके एक अच्छे एग्जांपल कीचड़ ले लो। बारिश होने पे देखो बाहर मिट्टी कीचड़ बन जाती है, बरोबर। नॉर्मल रोड तो सूख जाती पर वो कीचड़ जल्दी सूखता नहीं है ना, क्योंकि वो लिक्विड मिट्टी के साथ मिलकर इम्प्योर फॉर्म ऑफ सोल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ये भी बोल रहे हैं कि अगर कोई चीज प्योर होगी तो वो जल्दी वोलेटाइल होगी,
और अगर इम्प्योर होगी तो जल्दी उसकी वॉलेटिलिटी की प्रॉपर्टी खराब हो जाती है, वो जल्दी वॉलेटाइल नहीं होती। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग घर में नॉर्मल पानी को उबालते हैं तो झट से उबल जाता है नॉर्मल पानी, है ना, पर वही जगह उस पानी के अंदर चाय पत्ती शक्कर डाल तो वही पानी जल्दी उबलेगा नहीं। फिर इसका मतलब क्या है कि अगर आप पानी में कुछ ऐड करते हो सोल्यूट, उसकी इम्प्योरिटी की वजह से उसके जो टेम्परेचर, उसके बॉइलिंग पॉइंट में तब्दीली आ जाती है, बदलाव हो जाता है, बरोबर, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने बोल रहा हूँ कि मेरे पास दो वोलेटाइल कंपोनेंट, एक वोलेटाइल कंपोनेंट 1 है और एक वोलेटाइल कंपोनेंट 2। वोलेटाइल कंपोनेंट 1 यहाँ याद रखो, इस चैप्टर में 1 सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है और 2 सॉल्यूट को। तो वोलेटाइल कंपोनेंट 1 में क्या सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट में मान लो सिर्फ पानी है इसके अंदर। वोलेटाइल कंपोनेंट 2 में मान लो सॉल्यूट है, सॉल्यूट मान लो कुछ भी है, शुगर एकदम सॉल्यूट है, कोई मटेरियल है जो एकदम प्योर मटेरियल है, ठीक है, जो हम लोग उसमें ऐड करने वाले, मान लो ऑयल ही है, तो ऑयल भी एक हो गया ना, सॉल्यूट ही हो गया, जो कम मात्रा में होता है, और जो ज्यादा मात्रा में आता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जारी बात है, शुरुआत में इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कैसा होगा, एकदम प्योर होगा, तो मैं इसको P01 से रिप्रेजेंट कर, P01 मैंने कंसिडर किया वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर कंपोनेंट 1। अभी इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, ये प्योर पानी है, तो प्योर पानी का जो वेपर प्रेशर एकदम मस्त होगा, एकदम अच्छा होगा। इसी तरह से P2 भी अभी प्योर है, चाहे वो सॉल्यूट हो फिर भी प्योर ही है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिक्स कर देना है साथ में। मिक्स करने पे क्या होगा, ये इम्प्योर हो जाएगा और मिलकर क्या बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करने पे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, बरोबर। ये सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन बनने पे आप इसकी वोलेटाइल प्रॉपर्टी बिगड़ जाएगी, बरोबर। अब मैंने P01 की जगह क्या वर्ड यूज किया है, P1, और P02 की जगह क्या यूज किया है वर्ड P2। क्यों किया, क्योंकि अब मैं नॉट नहीं लगा सकता, क्योंकि नॉट प्योर को बताते हैं। ये मिक्स होने के बाद अब ये दोनों जो इसके अंदर मिक्स है P1 P2, ये आप प्योर नहीं रहे, यस, दैट इज व्हाई वी आर रिप्रेजेंट बाय P1 एंड P2, क्लियर। देखो राइट में मैंने पिक्चर भी दिखाया, मैंने P1 और P02 दोनों मिक्स कर दिया, तो जाहिर बात है अब इनकी प्रॉपर्टी में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। अब जाहिर बात है इसकी भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, इसकी भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी, राइट। क्वांटिटी को केमिस्ट्री में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल से। मोल के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, N। अगर N 1 है तो 1 का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मैं P1 की बात कर रहा हूँ। N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब मैं P2 की बात कर रहा हूँ, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 की बात कर रहा हूँ। अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कितनी मात्रा P1 की इसके अंदर रहेगी वो निर्भर करती है उसके नंबर ऑफ क्वांटिटी पे, मतलब नंबर ऑफ मोल पर अपॉन टोटल नंबर ऑफ अदर मॉलिक्यूल पर, राइट। लिखने का तरीका समझो, कितनी मात्रा इसकी है वो निर्भर करती है इसकी नंबर ऑफ क्वांटिटी पे बाकी टोटल क्वांटिटी में से। ऐसे निकालते हैं ना कि मेरे मार्क्स कितना है, तो मैं बोलूंगा टोटल मार्क्स में से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे भी वही कर रहा है कि टोटल P1 कितना है, तो हम लोग लिखेंगे N1 अपॉन टोटल। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, P1 इज इक्वल टू N1 अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। P2 कितना, तो बोलूंगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन। पूरे सोल्यूशन में इसकी मात्रा कुछ ना कुछ होगी ना, राइट। तो ये क्या चीज है, तो हम लोग ने इसके बारे में फॉर्मूला पढ़ा था 11वीं में, हाँ ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, ये 11 में पढ़ा है। तो मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल वो क्या है, x1, ऊपर जो नंबर आएगा ना हमेशा वही लिखने का। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला, इसलिए मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट को x1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये N2 है ऊपर, तो इसलिए x2 लिखेंगे क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला है, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, x2 से, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हम लोग ने क्या क्रिएशन किया कि P1 की मात्रा कितनी होगी, वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। एंड पार्शियल वेपर प्रेशर मतलब इसका प्रेशर किस पे निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा इस सोल्यूशन के अंदर उसकी कितनी मात्रा है उस पर। अगर ज्यादा रहेगी तो उस हिसाब से हो सकता है कि इसका वेपर प्रेशर अच्छा हो जाए, बरोबर। तो यहाँ पर अभी हम लोग वही चीज को घुमा फिरा के खेल रहे। x1 के अंदर है क्या, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्चुअली x1 क्या है, P कंपोनेंट को बता रहा है। कौन से कंपोनेंट को बता रहा है, वेपर प्रेशर के कंपोनेंट। कौन से, जो प्योर कंपोनेंट इसके अंदर पुट किया गया है इसका, और उसका मोल फ्रैक्शन को, इसको यहां से समझते हैं। P1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को, पर किसको, उसके प्योर वेपर प्रेशर को जो सोल्यूशन के अंदर ऐड किया गया है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, मतलब उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उसको भी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं P1 को ऐसे लिख सकता हूँ, P01 x1, बिल्कुल इसी तरह से P2 को लिखूंगा P02 x2। मतलब बोलना क्या चाहता हूं मैं कि
कितनी मात्रा में उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब P1 क्या प्योर था और उसका मोल फ्रैक्शन, ये जो कॉन्सेप्ट है यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, रॉल्स लॉ की। तो इधर पे कोई डाउट है क्या? तो ही मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो नहीं सर, इधर तो नहीं है सर। मतलब वो रॉल्स का मतलब क्या था कि जो सॉल्यूशन रहेगा वो कम, हाँ, कम कोई जल्दी सॉल्यूशन का evaporate प्रेशर उसके अंदर मौजूद प्योर प्रेशर और उसकी क्वांटिटी पे निर्भर करता है, उसकी प्योरिटी और क्वांटिटी पे। बोलना है ऐसा जहाँ तेरे को लिखा है नीचे और का पार्शियल कम प्रेशर, मतलब हाँ जल्दी नीचे वही evaporate है। होगा। गैस मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही नीचे लिखा हुआ है, वही डेफिनेशन है उसकी, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब विलियम हेनरी पे आ जाते हैं।